अच्छा, इसमें भी जो बिजनेस इनकम या बिजनेस लॉस आता है तो जो भी खर्चे वर्चे हैं उनका बेनिफिट आपको मिल जाता है सारा। 4 साल तक आप सेट ऑफ कर सकते, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के सामने ही सेट ऑफ कर सकते हो, दूसरे किसी के सामने नहीं। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने इंट्राडे में लॉस किया है, आगे फ्यूचर में अगले 4 साल तक इंट्राडे प्रॉफिट के सामने ही सेट ऑफ होगा और किसी के सामने नहीं होगा। समझो आप, मैं बोलो मेरा तो भाई एक टेक्सटाइल का कारोबार है, ठीक है, और मेरा एक ये स्टॉक मार्केट में डे ट्रेड का भी बीच में जब कस्टमर नहीं होता टाइम मिलता ट्रेड कर लेता हूँ, उसमें नुकसान कर लिया, तो मैं उधर जो प्रॉफिट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं टेक्सटाइल में जो प्रॉफिट आ रहा हूँ उसी तो शेयर मार्केट में नुकसान भर रहा हूँ, तो मैं उसके सामने एडजस्ट कर लूँ। गवर्नमेंट नो, दोनों अलग, मिक्स मत कीजिए। सो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, यानी कि इंट्राडे का जो लॉस है आगे 4 साल में आपको इंट्राडे की कमाई करके ही करना है। कैसे करेंगे आप जाने भाई। चलिए, वो आप तक ऑप्शन ओपन है। अच्छा सर, अगली कैटेगरी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। सर ये जरा बताइए कि इसमें कैसे टैक्स लायबिलिटी होती है, और कहीं सुनने में आया है कि इसमें ट्रेड करना फायदेमंद होता है टैक्स के, ऐसा कुछ है क्या सर? फायदेमंद तो पैसे बने जो वहाँ फायदेमंद है। टैक्स किस पे लगता है? कमाई करेंगे तभी ना, बाकी का टैक्स। तो जहाँ पैसे बने वो भरो, टैक्स के हिसाब से मत ट्रेड करो। अच्छा, ट्रेड के हिसाब से टैक्स भरो, है ना। तो पहली चीज तो ये कि जब आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं, चाहे आपने फ्यूचर्स में ट्रेड किया हो, चाहे आपने ऑप्शंस में ट्रेड किया हो, ठीक है, इंट्राडे किया हो या 1-2 दिन बाद किया हो, डिलीवरी इसमें होती नहीं। सो सिंपल सी चीज है, इसको माना जाता है बिजनेस इनकम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जब आप एफएनओ में ट्रेड करें तो इसे हम समझते हैं कि आप समझदार आदमी हैं, आप इसे एक बिजनेस के तौर पर देख रहे हैं और इसे आपकी बिजनेस इनकम माना जाएगा। अच्छा, और जब इसे बिजनेस इनकम माना जाता है तो इस पे जो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम वाला, पर्सनल सेव वाला, उसके साथ अलग कर दिया जाता है, उसको मिक्स नहीं किया जाता है। यहाँ पर भी सिंपल सी चीज है, जब बिजनेस इनकम है तो आपकी टैक्स स्लैब जो है वही लगेगी। अच्छा, टैक्स तो उतना ही लगेगा जो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में लगता है, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम को और एफएनओ की इनकम को दोनों को अलग अलग माना जाता है। अच्छा, दोनों एक दूसरे के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकते, ठीक है। इसे भी 8 साल तक आप आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखिए। अच्छा, प्लस एक बदलाव है, अब तक हम लगातार ये कहते हैं कि एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, लेकिन यहां पर मिलेगा। क्योंकि जब आप बिजनेस इनकम में से गिन रहे हैं तो बिजनेस के लिहाज से आप जो भी खर्चे करते हैं उसे एसटीटी के डिडक्शन के तौर पर, तो एसटीटी जो आपने पे किया है उसे एक तरह से आपने बिजनेस खर्चा मानकर उससे डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ओके, सर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बार बार बिजनेस इनकम का जिक्र कर रहे हैं सर, वो एक्सप्लेन कर दें, उससे जुड़े खर्चे क्या होते हैं? देखिए, खर्चा एक तो एसटीटी का पेमेंट, एसटीटी जो भी आपने पे किया है हर ट्रांजेक्शन पे लगता ही आपके, ठीक है, उसे माना जाएगा बिजनेस खर्चा। इसके अलावा ब्रोकरेज जो आप दे रहे हैं, सेबी चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस, ये सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में लग के आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लोग क्या करते हैं, ये भाव में खरीदा, ये भाव में बेचा, नीचे भाई साहब क्या क्या लगाए वो भी तो पढ़ लो। वो 4 तरह के चार्जेस लगते हैं उसमें, कुछ सेबी के पास जाता है, कुछ एक्सचेंजेस के पास जाता है, स्टैम्प ड्यूटी सरकार के पास जाती है, एसटीटी सरकार के पास जाता है। तो आपने कमाया नहीं कमाया, जैसे आपने ट्रेड किया 3-4 लोगों की कमाई पक्की, ठीक है ना, तो इसलिए नीचे भी कभी ध्यान दे दिया करें। तो हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज और, जब बिजनेस इनकम है, फॉर एग्जांपल मैं एफएनओ में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और एफएनओ में ट्रेड करने के लिए मुझे चाहिए 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मैंने 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उधार लिए, तो उधार लेने के लिए जो उस पर मैंने ब्याज भरा, ब्याज का पूरा मिलेगा इसमें डिडक्शन। डिविडेंड में सिर्फ 20% तक, करेक्ट, रिवाइज करवाता जा रहा हूं, बिल्कुल सही सर। यहाँ पे पूरा का पूरा जितना ब्याज आपने भरा उतना डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, जब आप इसको बिजनेस इनकम मान रहे हो तो एक फायदा और है। क्या सर? आपको सेक्शन 80C चैप्टर 6A का सारा डिडक्शन मिलेगा। हाँ, वो 1.5 लाख 2 लाख की जो लिमिट है, एक्सटेंडेड लिमिट 2 लाख की है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और अगर भगवान ने करे लॉस हुआ, 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो एफएनओ की इनकम के लिए पूरी तरह से बिल्कुल अलग नियम है, इसको समझना जरूरी है। ये अगर आप समझ गए आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एसटीटी का डिडक्शन, ब्याज आपने भरा है तो उसका डिडक्शन, सेक्शन 80C का फायदा, और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड। ये अच्छी बात बताई सर। सर इक्विटी में तो कहाँ टैक्स लायबिलिटी होती है, समझ ली, लेकिन सर डेट में यहाँ पर जब कमाई होती है तो कहाँ कहाँ टैक्सेस लगते हैं सर? देखो, सिंपल सी चीज है, मेन आपके जो टैक्स के प्रोविजंस हैं अलग अलग, वो इक्विटी के लिए है। इक्विटी आप समझ गए तो ब्रॉडली आप समझ गए, और इक्विटी में हमने ये 4-5 कैटेगरी बना दी। अब क्या होता है कि इक्विटी के अलावा फिक्स इनकम में, उसमें भी आपके टैक्स लगेंगे, करेक्ट। और फिक्स इनकम में सिंपल सी चीज है कि टैक्स आपके कैसे लगेगा, आपने पैसा इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, ठीक है, या आपने मतलब डेट फंड में, या आपने बैंक में पैसा रखा, उसका ब्याज की कमाई है, या फिर आपने कोई एफडी बॉन्ड वगैरह खरीदे, तो इनमें ये जो 3-4 चीजें, इनमें आपके लिए टैक्स लगता है, ठीक है सर, है ना। तो ये आपके टैक्स का पूरा मामला हो गया इन तीनों चारों में, ठीक है सर। साथ ही ये जो डेट की कमाई होती है, जैसे इक्विटी में हम सुनते हैं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है, इसमें भी होता है क्या सर? हाँ, क्यों नहीं होता? अच्छा, होता है, लेकिन टाइम अलग अलग है, मतलब ड्यूरेशन। भाई देखो, इक्विटी में क्या है, इक्विटी में 1 साल से कम रखा आपने, शॉर्ट टर्म, सेम डे इंट्राडे वाला स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, 3 साल लॉन्ग, सॉरी 1 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पे 1 साल भूल जाओ आप, फिक्स इनकम या डेट में 1 साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है 3 साल का, ठीक है। 3 साल से कम आपने फिक्स इनकम में पैसा रखा, डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, तो आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। 3 साल से ज्यादा रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। टैक्स कितना लगेगा? टैक्स लगेगा आपकी जो पर्सनल सेव है उस हिसाब से।
जैसे आप एफडी में पैसा लगाते जी हो सर। या डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, जो भी कमाई होगी आपकी जो स्लैब है उस हिसाब से लग जाएगा। अच्छा सर। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सेशन का। हाँ, मैं वो पूछने वाली थी आपसे। हाँ, इंडेक्सेशन क्या है यहाँ कि हर साल महंगाई बढ़ती है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है जितनी महंगाई बढ़ रही है। तो भाई मैं सरकार को ये बोलता हूँ कि आप मुझे 3 साल बाद लगाओगे टैक्स, लॉन्ग टर्म या 3 साल के पहले शॉर्ट टर्म लगोगे, लेकिन मेरे पैसे की वैल्यू तो कम होगी ना। और स्पेशली जब मैं फिक्स इनकम में पैसा लगा रहा हूँ तो जितनी मेरी कमाई हुई ब्याज की उससे ज्यादा मेरा इन्फ्लेशन खा गया, महंगाई खा गई। तो मेरे लिए कल अगर 5% इन्फ्लेशन है, पिछले साल मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने 5% उस पर ब्याज कमाया, तो आज वो 105 रुपए ऐसे मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उस 105 रुपए की वैल्यू 100 रुपए रहेगी। सो इसलिए फिक्स इनकम में इंडेक्सेशन का बेनिफिट आमतौर पर दिया जाता है, लेकिन इसमें अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हो रहा है 3 साल से कम, तो इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा सर। हाँ, 3 साल से कम में नहीं मिलेगा। और अगर इसमें कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो 8 साल तक आप पहले की तरह कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। आपने बता दिया कि डेट की कमाई में शॉर्ट टर्म पे किस प्रकार का टैक्स लगेगा और क्या क्या प्रावधान है, आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट भी समझा दिया। सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल, इसका कहीं तो 3 साल से ऊपर है। ये बहुत क्रूशियल है, इसको अच्छे से समझना। फिक्स इनकम म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड या फिक्स इनकम में कहीं आप पैसा लगाते हैं, पहली चीज लॉन्ग टर्म तब होगा जब 3 साल आप मिनिमम होल्ड करें। ठीक है। आज इन्वेस्टमेंट करके 3 साल रखना है, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म है। दूसरा, इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट है। समझे 3 साल से ज्यादा आपका है, आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट लिया कि मैंने 100 रुपए पे 3 साल इन्फ्लेशन, इंडेक्सेशन का एक आंकड़ा होता है। हाँ सर। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत सरकार देती है कि इस साल का इंडेक्सेशन नंबर ये है, उससे आप उसको इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाते जाओ। उसके बाद भी अगर आपको गेन्स हो रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है टैक्स पे करने के। इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हैं तो उसके बाद आपके पास जो गेन्स बचता है हाँ उस पर लगेगा 20% टैक्स। अच्छा। क्योंकि तब हो जाता है गेन कम। से सपोज मैंने 100 रुपए लगाए और इंडेक्सेशन का 3 साल मैंने बेनिफिट लिया, तो मेरी कॉस्ट हो गई समझो 113-114 रुपए, मैंने बेचा 120 में, तो मेरे गेन आया 7 रुपए का। और अगर मैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेता तो ये जो 7 रुपए का गेन आया इस पे 20% टैक्स देना है। और अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेता हूं तो मैंने लगाए 100 रुपए, आए 120 रुपए, तो कितने में 20 रुपए का गेन। तो दूसरा ऑप्शन है कि आपको सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब ये मैं निर्धारित करूं, आपके पास ऑप्शन है, आपको जिसमें कम लग रहा है वो लेना है या नहीं लेना है, जिसमें कम लग रहा है वो लो। मेरे हाथ में जितना पैसा है, हाँ, जिसमें कम टैक्स लग रहा है वो लो। तो जो अगर आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपको ये इंडेक्सेशन और नॉन इंडेक्सेशन दोनों देखना चाहिए, और इसमें भी लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, ये ध्यान में रखिए। सर वैसे तो आपने सारी शंकाएं दूर कर दी, लेकिन हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। आपको अपना एक, वैसे तो आप बहुत सारी गोल्डन रूल्स एडवाइसेस यहाँ पर दे रहे थे, लेकिन एक गुरु मंत्र क्या होगा, ये सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना क्योंकि अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि हम तो ये अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं। मान लीजिए मैं इक्विटी में ट्रेड कर रही हूँ, कोई भी अलग अलग फॉर्म हो सकता है, डेट में भी मेरा पैसा लगा है, यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी क्या? बहुत अच्छा सवाल है। तो पहली चीज तो ये कि आप जब ट्रेड करें, देखिए फैमिली मेंबर्स आपके बहुत सारे होते हैं, आप सबका अलग अलग अकाउंट खुलाओ और हर एक अकाउंट को अलग तरीके से ट्रीट। फॉर एग्जांपल आपको ट्रेडिंग करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है, या आपको सिर्फ कैश मार्केट के स्टॉक्स में करना है, खरीदना बेचना है, उसके लिए एक अलग अकाउंट रखो, क्योंकि उसकी टैक्सेशन लायबिलिटी अलग आएगी। इंटरडे वाली की आपको पर्सनल टैक्स लायबिलिटी जो है उस हिसाब से देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एफएनओ में ट्रेड करते हो, एफएनओ की ट्रेडिंग का एक अलग अकाउंट रखो। अच्छा। ताकि उसको क्या होगा, इंटरडे ट्रेडिंग का आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम हो गया। और जो अदरवाइज अगर आप समझिए आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं तो एफएनओ का आपका हो गया बिजनेस इनकम, करेक्ट। तो आप एफएनओ को उस हिसाब से कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए। सो पहली चीज तो ये कि अगर आपको टैक्स प्लानिंग करनी तो वो टैक्स प्लानिंग मार्च में नहीं करनी, अप्रैल में करनी है, पूरे साल की। इस साल के अप्रैल में मत करना, तो खत्म हो जाएगा। अगले साल की अप्रैल में करना है कि भाई आप डिसाइड कर लेंगे मुझे इंट्राडे ट्रेड के लिए ये अकाउंट रखना है, मुझे एफएनओ के लिए रखना है। कई बार लोग कहते हैं सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा इंट्राडे प्रॉफिट बन गया तो इंट्राडे, नहीं तो लॉन्ग टर्म। कोई बात नहीं, तो कैश और फ्यूचर्स का तो अलग रख सकते हो, ये कर लें, इससे बड़ा फायदा होगा। पहली चीज तो अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पे अकाउंट खोल के अलग अलग करें। और जो बिल्कुल लॉन्ग टर्म आपको मालूम है कि मुझे लंबा ही रखना है, उसको अलग ही तरह से कर लो। बहुत सारे जैसे एचयूएफ का अकाउंट खोलते हैं, तो एचयूएफ का अकाउंट आप आमतौर पर लंबे समय के लिए करते हैं, उसमें रोज आपको ट्रेड नहीं करना होता, तो उसको आप अलग कर लो। तो ये टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं एडवांस में। दूसरी टैक्स प्लानिंग जो होती है लास्ट में, आखिरी मिनट में जागने वालों के लिए, जिन्होंने पहले कर लिया तो बढ़िया। अब जिन्होंने नहीं की उनके लिए क्या है, ये साल कुछ लोगों के बहुत पैसे बने, कुछ लोगों के नहीं बने, करेक्ट। जिन लोगों के पैसे बने वो अभी से कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके देख ले कि मेरा कितना प्रॉफिट लॉस है। उसके हिसाब से अगर उनको कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करना है वो कर दें, बुक कर लें, ताकि इस साल आपकी टैक्स लायबिलिटी ना आए। या अगर आपको बहुत पुराना कोई लॉस चल रहा है उसको आप सेट ऑफ कर लें। अगर समझो आपका पुराना लॉस चल रहा है और आपको लगता है कि किसी और स्टॉक में प्रॉफिट है, वहां बुक कर लें ताकि आपका सेट ऑफ हो जाए। तो इस महीने में पहले आप इस साल का पूरा अपना प्रॉफिट लॉस निकाल लें, इंट्राडे का क्या है, एफएनओ का क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। और अगर पुराना कुछ है तो देख लें, और पुराना नहीं है, इसी साल के कोई सौदे आपके खड़े हैं और उनको अगर आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो फालतू में टैक्स क्यों भरना। तो वो प्लानिंग आप मार्च के महीने में जरूर कर लें। चलिए सर, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से मेरे सिर